हमारे नायब सदर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब उमर अब्दुल्ला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपसे मुखातिब होंगे। उसके बाद अगर कोई सवाल जवाब होगा तो आप सवाल पूछ के हम एक एक करके आपसे सवाल लेंगे। हमारे सीनियर लीडर एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अजय सदोत्रा साहब हैं। हमारे सीनियर लीडर पार्टी की मैडम सकीना इत्तू साहिबा है। हमारे सीनियर लीडर पार्टी के जनाब नासिर असलम वानी साहब हैं। तो मैं अब गुजारिश करूंगा उमर अब्दुल्ला साहब को, वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अगर कोई सवाल होगा तो आगे। मैं आप सब मीडिया के दोस्तों का यहाँ जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर्स पे खैर मकदम करता हूँ। आज हमारी हुकूमत ने 1 साल पूरा किया है। वैसे देखा जाए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए था, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट नगरोटा के बाय इलेक्शन के वजह से ये मुमकिन नहीं हुआ और हम भी नहीं चाहते थे कि इलेक्शन खत्म होने तक हम इंतजार करें। इसलिए बजाय ये कि आप सबको इंतजार करा के बाद में सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बुलाएं, हमने सोचा जब इतना अच्छा पार्टी का दफ्तर है और आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक बहुत ही अहम प्रोग्राम के सिलसिले में मैं जम्मू आया ही था, तो सोचा कि आप सब दोस्तों से मिलूं और तनवीर ने तो कहा कि अगर आपके सवाल होंगे, मैं तो मान के चल रहा हूं कि सवाल ही होंगे। पता नहीं जवाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन सवालों की कोई कमी नहीं होगी। मैं शुरू में कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि लगभग सारे इश्यूज जो हैं आपके सवालों के ज़रिए सामने आ ही जाएंगे। हमने एक साल पहले कलमदान संभाला और लगातार उस दिन से आज तक इस कोशिश में लगे रहे कि जम्मू कश्मीर का और जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हो, उनकी बेहतरी हो। मैं और मेरे काबिना के साथी हर मुमकिन कोशिश करके हमने तरक्की के कामकाज को तेज किया। लोगों के साथ इलेक्शन में किए हुए वादों को पूरा करने के लिए शुरुआत की। हमने जब लोगों से वोट मांगे या अपना मंशूर लोगों के सामने रखा, हमने 2 चीजों पे जोर दिया। एक ये कि यह हुकूमत 6 महीने की हुकूमत नहीं होगी, 1 साल की हुकूमत नहीं होगी, ये 5 साल की हुकूमत होगी। और इसलिए वो लोग जो हमारे मंशूर में लोगों के साथ किए हुए वादों को गिनना शुरू कर जाते हैं और फिर कहते हैं ना इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ,
जैसे मैंने जम्मू के असेंबली सेशन में कहा और उसके बाद बार बार अपनी तकरीरों में, मंशूर के हवाले से जब आपको हमें जज करना होगा तो 5 साल हुकूमत मुकम्मल होने के बाद करिएगा, क्योंकि कोई भी हुकूमत लोगों के साथ किए हुए वादे 6 महीने या साल में पूरे नहीं करते। हमने एक शुरुआत की, चाहे जो हमने लोगों के साथ सियासी वादे किए उस पे असेंबली में रेजोल्यूशन लाना, जम्मू लेके कैबिनेट में रेजोल्यूशन मंजूर करवाना स्टेटहुड की बहाली के लिए, दोनों चीजें हमने की। डेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए तमाम महकमे जो हैं अपना काम कर रहे हैं। मुलाजमों की रेगुलराइजेशन, आज भी उस सिलसिले में एक ऐतिहासिक और बहुत अहम कदम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जबकि 860 CPW जो मुश्किल से 500, 1000, 2000 रुपए कमा रहे थे, उन्हें आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रेगुलराइज किया गया। इसी तरह और भी डिपार्टमेंटों ने यह सिलसिला शुरू किया है और हम अपने लोगों के साथ किए हुए जो वादे हैं उन पे बिल्कुल हम वादाबंद हैं। और जैसे मैं बार बार कहता हूं, जिन जिन मुद्दों पे हमने इलेक्शन लड़ा, हुकूमत का वक्त खत्म होने पे उस सब चीज का रिपोर्ट कार्ड जो है वो लोगों के सामने पेश किया जाएगा। यूटी के निज़ाम में काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हम अपनी जगह उम्मीद लगाए बैठे थे कि पहले साल के अंदर ही मरकज की हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ स्टेटहुड की बहाली का वादा जो है वो पूरा करेंगे, लेकिन चलिए फिलहाल नहीं हुआ। लेकिन हम अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटेंगे। हम अभी भी मान के चलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लगभग सारे मसलों का जो हल है वो स्टेटहुड की बहाली में है। मैं एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वजीर आजम और उनकी तमाम टीम को ये कहना चाहूंगा यहां जम्मू के सरजमीन से कि जो वादा हम सबके साथ पार्लियामेंट में किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने किया गया, उसको पूरा करिए और जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा जो है उसको दोबारा बहाल करें। अब इसके बाद मैं तनवीर से कहूंगा कि वो आप में से एक एक को लेके आपके सवाल लें और कोशिश की जाएगी कि उन सवालों का हम जवाब दें। उमर साहब, 2 सवाल थे मेरे। पहला सवाल ये है कि अभी महबूबा मुफ्ती ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा इलेक्शंस में आपको सपोर्ट करने तैयार है, वो तैयार है आपको सपोर्ट करने के लिए, बट
उसके लिए आप जो उनकी तरफ से जो बिल्स आएंगी असेंबली में, उसमें एंटी लैंड एविक्शन बिल है और डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने का जो है वो चाहती हैं कि उसको वो आप सपोर्ट करें, तो उस पर आपकी रिएक्शन चाहेंगे। और दूसरा, एक साल में आपने असेंबली में जब आपने एक बात की थी कि स्नो मेल्ट होगा, विंटर चला जाएगा और बाहर आएगी, तो एक साल के बाद आपको क्या लगता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर आपकी लीडरशिप है उसको चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है सज्जाद लोन की तरफ से, महबूबा की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भी इशारों में कि आप बीजेपी के नज़दीक आ रहे हैं और बीजेपी के नज़दीक आने के साथ साथ सैयद आगा रोहला ये भी कह रहे हैं कि आप अलाइज को एक तरह से उनको भूल रहे हैं, तो एक तरह से कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता एक चैलेंज है आपके लिए? स्टेटहुड आप खुद बोल रहे हैं कि नहीं है, तो इस पर भी आपकी रिएक्शन? जहाँ तक आप के पहले सवाल को लेके है, मैंने उनका यह बयान देखा नहीं। फारूक साहब के साथ जब उनकी बात हुई, डॉक्टर साहब ने सिर्फ उनसे यही गुजारिश की कि मुकाबला बीजेपी के साथ है, कोई और उम्मीदवार मैदान में है नहीं। अगर बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं डाला जाएगा तो वो सीधा सीधा बीजेपी को फायदेमंद होगा। एब्स्टेन करना भी बीजेपी के हक में वोट डालने के बराबर है। अब जहां तक बीजेपी को हराने के लिए बिलों पे मंजूरी देने की बात आ जाती है, जो बिल अभी तक हाउस के सामने आया नहीं है, मैं उसके बारे में कोई बात कर नहीं सकता हूं। बिल हमारी प्रॉपर्टी बनने से पहले स्पीकर साहब की प्रॉपर्टी होती है। स्पीकर साहब पहले तय करें कि हाउस के सामने कौन सा बिल आएगा। बिल्स बहुत सी सबमिट होती हैं, किस बिल को मंजूरी मिलती है और कौन सा बिल फिर ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए लिस्ट होता है, वो ना मैं यहां पे तय कर सकता हूं, ना महबूबा मुफ्ती साहिबा तय कर सकती है। बिल हाउस के सामने आ जाए, उसके बाद हमें कोई एतराज नहीं है। जो बिल लोगों के हक में होगा और जिस बिल को असेंबली पास करना चाहेगी, हम उसमें रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन मैं आज के दौर पे इस यहां पे बैठ के स्पीकर साहब के इख्तियारात में दखल नहीं दे सकता हूं। इतना जरूर कहूंगा कि वहां से बिल अगर आ जाता है हाउस के सामने तो जरूर हम उस पर गौर करेंगे। हम किसी भी चीज को डिसमिस आउट ऑफ हैंड नहीं करेंगे। जहां तक आपके दूसरे सवाल की बात है, कुछ लोगों के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर हमला तो मतलब वो तो होना ही है और मुझे इससे कोई घबराहट नहीं होती। अब फिलहाल जो आपने महबूबा मुफ्ती जी के हवाले से बात की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाती हैं, अब एक तरफ से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो हमारे उम्मीदवार जो हैं उनके हक में वोट दें, और फिर आपके सवाल का जवाब देते हुए अगर मैं उनको टारगेट करूं तो अच्छा नहीं होगा। तो उस चीज को एक तरफ रख देते हैं। जहां तक सजाद लोन साहब का सवाल है, उन्हें भी हमने गुजारिश की कि वो इलेक्शन से दूर न रहें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट नहीं दोगे, आप बीजेपी की कामयाबी के लिए काम कर रहे हो। और क्या सजाद लोन साहब हंदवारा में लोगों को ये बता पाएंगे कि उन्होंने बीजेपी की कामयाबी के लिए मेहनत क्यों की? इस सवाल का जवाब सिर्फ सजाद लोन साहब दे सकते हैं। जहां तक कांग्रेस के हवाले से आपने बात की, कोई दूरी नहीं है ना। राज्यसभा के इलेक्शन में 3-1 का फैसला हुआ और मैंने खुद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के साथ दिल्ली में मुलाकात की और मैंने उन्हें समझाया कि पहले 2 सीटों पे
देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी जीत की सबसे बेहतर गुंजाइश तब होगी अगर कि चौथी सीट पे कांग्रेस का उम्मीदवार हो, क्योंकि पीडीपी हमारे साथ नहीं है, लेकिन इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के साथ जरूर है। आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट देने के लिए लेन देन की बात चल रही है, अगर कांग्रेस का उम्मीदवार होता तो शायद ये लेन देन की बात नहीं होती, क्योंकि इंडिया नहीं ना। अब तीसरा सवाल आपको नहीं मिलेगा। इंडिया ब्लॉक के हिस्सेदार होने के नाते शायद कांग्रेस ये उम्मीद करती कि उनका वोट जो है वो पीडीपी को जाता, लेकिन अब 2 असेंबली के बाय इलेक्शन भी आने हैं, इसमें भी कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। अगर कांग्रेस के पास नगरोटा के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार हो तो हम कांग्रेस के साथ नगरोटा पे भी समझौता करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई एतराज नहीं होगा। उमर साहब, मेरा सवाल है अनिल शर्मा, INS न्यूज एजेंसी से। आप कितना संतुष्ट हैं? 1 साल हो गया है अपनी पूरी जो कैबिनेट हयात थी, अपने कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? और दूसरा सवाल यह है कि ट्रंप की तरफ से आज एक और बड़ा दावा किया गया है, इससे पहले भी ट्रंप ने कई दावे करे। ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है रूस के तेल को लेकर, भारत जो है रूस से तेल जो है वो नहीं खरीदेगा। तो ये 2 सवाल हैं, इस पर आपका क्या स्टेटमेंट है? और साथ ही साथ आपका जो कार्यकाल 1 साल का हुआ है, आप उस कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? और पूरी टीम, पहले तो आपके दूसरे सवाल का तो मेरा जवाब देने का बनता ही नहीं है। मुझे क्या लेना देना ट्रंप साहब से? ट्रंप साहब अगर मैं हर ट्रंप साहब के बयान पे टिप्पणी करूं तो मेरे पास काम करने के लिए फुर्सत होगा नहीं, क्योंकि हर घंटे उनके तरफ से कोई ना कोई बयान आ ही जाता है। तो जहां तक ट्रंप साहब के बयान के हवाले से आप रिएक्शन चाहते हो, बेहतर होगा या तो आप बीजेपी से ले लें या मरकजी हुकूमत से लें। जहां तक आपके पहले सवाल का जवाब हो, मेरी हुकूमत से संतुष्ट होना ना होना उसका कोई मायने नहीं ना, क्योंकि अकेले मैंने अपनी हुकूमत को वोट नहीं देना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को देना होगा, और ये वोट उनको 4 साल के बाद देना होगा। हम काम कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि 4 साल के बाद लोग हमारे काम से मुतमईन होंगे। कितना मुतमईन होंगे ये 4 साल के बाद पता चलेगा। अब आज आप मुझे कहोगे मैं अपने आप को कितने मार्क्स दूं? 100 में से 100 दूं, 90 दूं, 70 दूं, 60 दूं, 50 दूं? मैं अपनी जगह मान के चलता हूं कि इन हालात में इससे बेहतर हम नहीं कर सकते थे। आगे जाके और बेहतर करेंगे, ये मेरी उम्मीद है। मुर्साब, माई सेल्फ रूहानी फ्रॉम द नॉर्थ लाइन्स। मेरा सवाल आपसे है कि आपने खुद डेली वेजेस को भरोसा जताया था कि आप एक कमेटी बना रहे हैं। 19 सितंबर को उसकी मियाद खत्म हो गई है, तो वो सवाल करे कि पब्लिक डोमेन में वो रिपोर्ट कब आएगी? सेकेंडली द क्वेश्चन इज इट्स रिलेटेड टू दिस कि पेंडिंग वेजेस, जावेद राणा साहब ने उनसे भरोसा जताया था कि पेंडिंग जो वेजेस है उसकी पहली किस्त रिलीज होगी अप्रैल में। हमने देखा फ्लैश फ्लड्स आ गए, ये सब आ गए। तो क्या आपकी सरकार उनकी वेजेस रिलीज करने की कुछ सोच रही है जो पेंडिंग है 72 मंथ्स की PhD? ना, वो जावेद राणा साहब से आपको पूछना होगा इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स की क्या पॉलिसियां हैं, क्या ये है, वो उस पर मैं आज बात नहीं कर सकता हूं। जहां तक ये चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में जो कमेटी बनी है, उन्होंने लगभग अपना रिपोर्ट तैयार किया है। उस रिपोर्ट को फाइनल शेप देके जब वो हमारे सामने पेश करेंगे तब भी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि वो रिपोर्ट जो है वो हाउस की प्रॉपर्टी होगी। वो कमेटी बनी क्योंकि असेंबली में एक कमिटमेंट हुआ, तो सबसे पहले वो रिपोर्ट जो है वो असेंबली के सामने आएगी, उसके बाद फिर आप लोगों को दिया जाएगा। चलो पूछो। उमर साहब, हाल ही में सैलाब ने हमारे पर कहर बरसा दी है। जम्मू कश्मीर की हालत बहुत बद से बदतर हो चुकी है। क्या सरकार कश्मीर में फूड स्टोर्स के मसलों के ऊपर कहाँ तक पहुँच गई? क्या उनका कंपनसेशन मिल रहा है? जम्मू में पुल और मकान बह गए हैं।
दरिया ने अपना कहर बरसाया, पुल चले गए, बस्तियां चली गई हैं, क्या स्ट्रेटजी अपनाई आप लोगों ने ताकि उनको रिलीफ जल्दी से जल्दी मिल जाए? आने वाले वक्त में बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा, विंटर्स आने वाले हैं, श्रीनगर में बर्फ होगी, जम्मू में बारिश होगी, उसके लिए क्या आपने जब एसडीआरएफ और चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के तहत जितना हम दे सकते थे और जो गाइडलाइंस के तहत हमें देने की इजाजत थी वो हमने दे दी। अब आगे जाके बाकी रिकंस्ट्रक्शन किस तरह हो उसके लिए मरकज ने अपनी एक टीम तैनात करके दोनों जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन में भेज के हालात का मुआयना किया। खुद एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब भी जम्मू आए थे, उन्होंने यहाँ नुकसान का जायजा लिया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मरकज के तरफ से एक पैकेज रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमें मिलेगा ताकि उस पैसे को हम जो नुकसान हुआ है उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। नुकसान बहुत हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 350 से ज्यादा हमारे पुल बह गए, 3000 किलोमीटर से ज्यादा हमारी सड़कें तबाह हुई, एग्रीकल्चरल लैंड, खेतों में लगभग कटाई के लिए फसल जो तैयार था वो तबाह हुआ। कई जगहों पे मकान तो टूटे, मकान के नीचे जमीन बह गई। हुकूमत अब इस कोशिश में लगी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ही दिनों में वो कागजात जो हैं कैबिनेट के सामने आएंगे, जो हमने लोगों से वादा किया है कि जिन लोगों के मकानों के नीचे से जमीन बह गई है उनको 4 या 5 मरले का प्लॉट और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस और बाकी फिर एसडीआरएफ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के असिस्टेंस के तहत मदद, ताकि वो अपने मकान जो है दोबारा कायम कर सकें। लेकिन उसके साथ साथ मरकज की हुकूमत से ये बात भी चल रही है कि एक सर्वे इस बात का किया जाए कि सबसे ज्यादा क्राउड बर्स्ट प्रोन एरियाज कौन से हैं, जहां पे बादल फटने की अब गुंजाइश ज्यादा है, कहां पे हमें और ज्यादा इकदाम उठाने होंगे, कहां पे हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर करना होगा। उसके लिए एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आए जो कि यहां सारा कुछ देख के मौसमी हालात, ज्योग्राफी हालात, टोपोग्राफी, ये सारा देख के एक कॉम्प्रिहेंसिव हमें रिपोर्ट तैयार करके दे दें ताकि आगे के लिए हम अपनी तैयारी और बेहतर कर सकें। सर, आई एम हिमानी कंधारी फ्रॉम जेके न्यूज टुडे। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, हाउ लॉन्ग विल एनसी वेट फॉर स्टेटहुड एंड इफ हाउ लॉन्ग विल एनसी विल वेट फॉर स्टेटहुड as opposed to what is the alternative of not waiting for statehood? इफ नॉट, मतलब इफ अगर सेंटर प्रॉमिस नहीं पूरा करती है तो एनसी का क्या अगला स्टेप रहने वाला है? मतलब हमारे सामने तो सारे रास्ते खुले हैं, फिर लेकिन अब मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो धमकियां देके कुछ हासिल करने की कोशिश करें। मैं अभी भी उम्मीद लगाए बैठा हूं कि बिना धमकी दिए हुए, बिना जम्मू कश्मीर में हालात खराब हुए, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादा किया गया है उसको पूरा किया जाएगा। जहां एक तरफ से आप हमारे जो मैनिफेस्टो में लोगों के साथ किए हुए वादे हैं उनका आप रिपोर्ट कार्ड मांगते हो और आपका मांगना सही है, वहां दूसरी तरफ से जब बीजेपी के दफ्तर में इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसें हों तो उन्हें भी पूछे ना, जो वादे करके वो 28 सीटें जीते उनमें से सबसे बड़ा वादा तो स्टेटहुड का था। और मुझे आज भी याद है वो उन दिनों में हम लोगों को ताने देते थे
कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को स्टेटहुड की बात करनी नहीं चाहिए, स्टेटहुड दिल्ली से आएगा, जम्मू या श्रीनगर से नहीं। तो अगर स्टेटहुड दिल्ली से आना है और स्टेटहुड का वादा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बीजेपी ने किया था, तो वो वादा पूरा क्यों नहीं हो रहा है? बाकी आगे जाके हमें क्या करना होगा उसको शायद यहां आज दोहराने की जरूरत नहीं है। हालात उस तरह के बने तो फिर मजबूर होकर हम दोबारा यहां बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरा ऐलान कर लेंगे, लेकिन फिलहाल वो हालात नहीं है। नमस्कार। 2024 की इलेक्शन से पहले सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में वादा तो किया कि इलेक्शन के बाद, कोई नहीं, आप बस हाथ ऊपर रख लीजिए। इलेक्शन के बाद एप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटहुड देंगे। अब स्टेटहुड नहीं मिल रही, तो आपको क्या लगता है कि डिले जो हो रहा है स्टेटहुड का देने का, क्योंकि बीजेपी का भी ये वादा था कि स्टेटहुड देंगे, अब डिले जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि दे वांट टू प्रेशराइज नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट, योर गवर्नमेंट, कि बीजेपी को भी पावर में लाया जाए? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी थोड़ी देर में दरबार मूव भी होगा कुछ दिनों के बाद। हाँ। तो क्या आप वो पुरानी जो ट्रेडिशन है उसको कायम रखेंगे, उसको रिस्टोर करेंगे कि पूरा दरबार मूव हो जम्मू? नीचे से ये बड़े अफसोस की बात होगी अगर के जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने स्टेटहुड के हक से महरूम रखा जाएगा सिर्फ इसलिए कि बीजेपी की हुकूमत यहां नहीं बनी। क्योंकि बीजेपी ने शायद ये कभी नहीं कहा था सुप्रीम कोर्ट में या पार्लियामेंट में कि हम स्टेटहुड देंगे, लेकिन तब ही देंगे जब मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि 3 स्टेप प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। अब अगर हमें मजबूर करने की कोशिश की जा रही है कि जब तक हम उनके साथ हाथ नहीं मिलाते तब तक स्टेटहुड नहीं आएगा, तो फिर चलिए ना, मैं मान के चलता हूं कि अगले 4 साल तक स्टेटहुड नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों का मैंडेट हासिल करने के बाद बीजेपी के इस साजिश को तो कम से कम हम कामयाब होने नहीं देंगे। अगर लोगों को बीजेपी की हुकूमत चाहिए होती, वो 24 में बीजेपी की हुकूमत बनाते, नहीं बनाया। और हमारा कोई इरादा नहीं है कि बैकडोर से हम बीजेपी की एंट्री यहां कराएं। जहां तक आपने दरबार मूव के हवाले से सवाल पूछा, पहले तो मुझे यह बताइए ना, अब इस दरबार मूव को बंद क्यों किया गया? ये तो मतलब एक परंपरा रही थी, और वो भी 47 से पहले की। जो लोग हमें ताने देते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री नहीं समझते, हम जम्मू कश्मीर के उन महा हस्तियों की जो है इज्जत नहीं करते, उनकी जो विरासत है उसको तहस नहस करने में तो सबसे ज्यादा रोल तो बीजेपी का ही रहा है। लेकिन हमने लोगों के साथ वादा किया था कि हम दरबार मूव को रिस्टोर करेंगे। कैबिनेट ने रेस्टोरेशन का फैसला जो है लिया, वो फैसला एलजी साहब के पास भेजा गया। एलजी साहब ने अपना दस्तखत उस फाइल पे करके वापस दिया। मैंने आज फुल दरबार मूव के लिए सरकारी फाइल पे जो है अपना दस्तखत डाला हुआ है, और उम्मीद करता हूं कि वो ऑर्डर जारी होगा, और जो पुराना दरबार मूव की जो रिवायत रही है उस रिवायत को हम रिस्टोर कर रहे हैं। उमर साहब, अपना चैनल कौन सा है वो बताइए। अर्ली टाइम से तौसीफ खान, तीन दिन पहले उमर साहब, 3 दिन पहले अल्ताफ बुखारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं थोड़ा सा विधानसभा चुनाव के ऊपर, जिन 2 सेगमेंट 2 पे चुनाव होने हैं उनके ऊपर आपसे पूछना चाहूंगा। बडगाम सीट पर उन्होंने कहा कि आगा रहुल्ला साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां से उठा सकते हैं। क्या हम ये मान सकते हैं, या फिर ये ऐसा हो सकता है
कि बडगाम सीट पर अगर ओला साहब का अपना कैडर हो सकता है, आपका अपना कैडर हो सकता है। आप कुछ भी मान सकते हो ना। मैं कौन होता हूं आपसे ये कहने के लिए कि आप इसको नहीं मानो। आप अगर मानना चाहते हो आप मान लीजिए। जिस तरह से बयान अगर ओला साहब भी कर रहे हैं, एक सेकंड, आप सवाल पूछो ना। आप सवाल पूछिए। यही सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ बैठ के कैसे कर सकता हूँ ना कि ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन ये मालूम होने लगा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम सीट पर 2 कैडर हो सकते हैं, ये मालूम होने लगा। किसको मालूम होने लगा? हम लोगों को मालूम होने लगा। आपको तो भी ठीक है ना। चलो थैंक यू। आपको अगर जम्मू में बैठ के बडगाम का इतना मालूम है जितना हमें श्रीनगर में बैठ के मालूम नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ ना। फिर मुझसे ज्यादा आप बुद्धिमान हो। मैंने शुरुआत में ही अल्ताफ बुखारी साहब का जिक्र किया था, उन्होंने भी कहा कि आगा साहब वहां से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठा सकते हैं। तो अब ना अगर रूहुल्लाह अल्ताफ बुखारी साहब के मशवरे के मुताबिक काम करना चाहते हैं तो उनको कौन रोक सकता है। लेकिन इस तरह का कोई असेसमेंट या इस तरह की कोई बात जो है हम ग्राउंड से नहीं सुन रहे हैं। अब अल्ताफ बुखारी साहब कोई शोषा डालना चाहे और उस पर आप जैसे लोग उछल कूद करें तो मैं कैसे रोक सकता हूं इस चीज को। Hi Umar Saab. Umar Saab, my question is related to Darbar move. If you remember, once you had said that why should the Chief Minister, why should the ministers and bureaucrats move to Srinagar during scorching summers in Jammu, and why should Chief Minister, ministers and bureaucrats move to Jammu during harsh winters in Kashmir Valley? It should be the other way round. So what's your stand on the Darbar move issue as far as did you have a stand when the Darbar move was stopped? For all that time you people were silent. जब बंद हुआ तब किसी ने शोर नहीं मचाया। बंद करने वालों को इलेक्शन में शाबाशी भी दी। और जब हम दरबार मूव को रिस्टोर करने की बात करते हैं तो हमसे पूछा जाता है ना, आपने तो इससे ज्यादा ही कहा। कम से कम पहले रेस्टोरेशन के लिए तो आप कहिए ना कि हाँ आपने अपना वादा पूरा किया। बाकी अगर आगे जाके इसको चेंज करना होगा उस पर हम बाद में सोचेंगे ना। Do you stand by your past statement? Please. One question, यार. That's it. Our manifesto is in front of the people. What we promised in the manifesto, we have committed, we have delivered. What I talked about was not a sovereign commitment of the government. It was an idea. It is an idea that I am happy to discuss both with the people of Jammu and the people of Srinagar. But at the moment, I think you should focus on what is important, which is that Jammu was marginalized by the people who claim to be the true representatives of Jammu. And Jammu's marginalization has been stopped by those people who have traditionally been seen as anti-Jammu. You have always painted us as a Kashmir party, not a party of Jammu Kashmir. With this step of restoration of the Darbar move, I hope to some extent we have addressed the propaganda that we are a party of Jammu and Kashmir, not a party of any one particular province. Umar Saab, one more question. Umar Saab, as far as the statehood issue is concerned. Who are you giving it to? तनवीर साहब माइक इधर सर, माइक इधर भी आगे फ्रंट रो सर। ये ऑलरेडी आपका हो गया ना। नहीं ऐसे नहीं, नॉट लाइक दिस। वन ईच ना। दिवाली आने वाली है, क्या जम्मू कश्मीर को क्या? उमर साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आपकी सरकार ने यहाँ 1 साल पूरा कर लिया। जम्मू कश्मीर की जनता के हवाले से बात नहीं करेंगे, आपके सांसद साहब के हवाले से बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि एनसी सरकार ने जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता के एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी नहीं उतरी और जो वादे चुनाव से पहले किए। सर ये किसने कहा? आगा सैयद रुल्ला मैदी साहब ने कहा है कि एनसी सरकार जम्मू कश्मीर की जनता के एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी नहीं उतरी है। ये आप उनसे पूछ लीजिए ना, मुझसे पूछ। मैं रूहुल्लाह की बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर उनकी बात पे आपको टिप्पणी चाहिए आप उन्हीं से ले लीजिए ना, मैं नहीं करूंगा। मुझे मत कहिए ना, ही इज कंडक्टिंग इट, आई एम ओनली आंसरिंग।
नेहा रैना MH1 न्यूज चैनल से। मेरा सवाल ये है कि थोड़े दिन पहले जैसे 6-7 तारीख को जो बारिश हुई, तूफान आया, तो किसानों की जो चावल की फसल जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गई, तो उसके लिए आपका क्या मतलब क्या सोच रहे हैं उनके बारे में और क्या प्रावधान है? जैसे मैंने आपसे कहा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो खुद मौके पे यहाँ जम्मू आए, मेरे काबीना के साथी जावेद डार साहब उनके साथ थे। यहाँ पे जो लॉस ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप दोनों जम्मू में भी और कश्मीर में जो हुआ है उसकी असेसमेंट की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक पैकेज हमने मांगा है, उम्मीद कर रहे हैं कि वो पैकेज मिल जाएगा तो हम किसानों में बांटने का काम करेंगे। सर, रिजर्वेशन में रेशनलाइजेशन की बात की गई थी, कोई भी सरकार, आपने कहा कि 1 साल में तमाम वादे इधर सर आपने कहा कोई भी सरकार 1 साल में सारे वादे पूरे नहीं कर सकती है, तो रेशनलाइजेशन का जो इशू आया था रिजर्वेशन में, उस पे आपने कमेटी भी बनाई, लेकिन अभी स्टेटस उसका क्या है? स्टेटस उसका ये है कि कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है कैबिनेट के सामने रखी। कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को कबूल किया है। अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कहा गया है कि वो एक कैबिनेट मेमो तैयार करें, क्योंकि हमने कैबिनेट की सब कमेटी की रिपोर्ट जो है वो मंजूर की है। इसके लिए हमें कैबिनेट मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको सर्कुलेशन में अपने मिनिस्ट्रियल कोलीग्स के पास भेज के इसको मंजूरी दिलवा दूंगा और कैबिनेट का ये फैसला जो है फिर LG साहब के सामने रखा जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले 2-4 दिन में ये मुकम्मल हो जाएगा। देखिए, दो सवाल हम एक यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से, and that is it। आप ले लीजिए, उसके बाद यहाँ से। गुड इवनिंग उमर साहब, आई एम विशाल फ्रॉम UNI। A very brief question. How do you describe your 1 year of government in 1 word? I'm not even going to get that. Look, honestly, it's not my job to give you a headline, and you can never reduce a government to 1 word. So therefore, I leave it to you. You look. Please take that away from the speaker. You use whatever word you like. I'm not going to give you a 1-word answer. Respected सर, मेरा आपसे सवाल है। सबसे पहले अप्रिशिएट करते हैं सर कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देने आए 1 साल मुकम्मल हो गए, तो उम्र दराज मांग कर लाए थे, 4 दिन तो आरज़ू में कट गए, तो इंतजार में। सर 1 साल सरकार बनी हुई है और सरकार को बनकर 1 साल हो चुका है। सर कैसे देखते हैं आप अपने ऑफिस में और LG साहब के ऑफिस का जो एक गैप था, क्या वो ब्रिज के तरीके से वो गैप पूरा हुआ? और जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स थे, जो यहाँ पे हम कहते थे कि सरकार बनने से पहले काम नहीं करते हैं, क्या सरकार बनने के बाद अब आपकी बात सुनी जाती है? क्या वो ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं? क्या दिल्ली में? देखिए ना, मैं LG साहब और गवर्नमेंट के ताल्लुकात के बारे में कोई बात करूंगा नहीं, क्योंकि आपको ये अज्यूम करना ही नहीं चाहिए कि ताल्लुकात ठीक नहीं है। हम काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सर जहां तक आपने अफसरों के हवाले से बात की, जितना हमने किया है अभी तक, क्या वो मुमकिन होता अगर अफसरों के साथ हम काम नहीं कर रहे होते? आखिरकार किसी भी हुकूमत के लिए अपने एजेंडा को मुकम्मल करने में अफसरों का साथ जो है वो जरूरी होता है। और आप ना 10 सवाल मत करिए। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। जिस तरह हाथ के 5 उंगली बराबर नहीं होते, उस तरह किसी भी हुकूमत में सारे लोग बराबर नहीं होते। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात नहीं है। इस मुल्क में किसी भी रियासत में आपको तमाम अफसर बराबर के नहीं मिलेंगे। ज्यादातर अफसर अच्छे होंगे, बीच में एक आध अफसर ऐसा होगा जो काम नहीं करना चाहेगा। यहाँ पे भी वही हाल है। हमारे और बाकी मुल्क में इसमें कोई खास फर्क है नहीं। मुझे लगता है आप लोगों ने सब सवाल पूछ लिए, कोई नया सवाल तो है नहीं। मैं एक सवाल यहाँ से लूंगा और एक सवाल take hers and him in the yellow and that's it. अच्छा आप ये ले लें, उसके बाद आप ले लें। जी सर, हमने देखा कि जम्मू में एक जो जम्मू की बात मैं करना चाहता हूँ, जम्मू में दरबार मूव और जो कटरा का यात्रा था वो यहाँ पे आते थे और जम्मू के बिजनेस को बढ़ावा मिलता था।
एक चीज तो आपने कर ली कि जो दरबार मूव था उसको आपने रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने बोला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मगर जो यात्रु यहाँ जम्मू में आते थे अब वो डायरेक्ट कटरा जाते हैं। जम्मू के बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उस आगे उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है और क्या कर रही है? देखना, मैं मजबूरन माता वैष्णो देवी के यात्रियों को जम्मू में रोक नहीं सकता। जो सिर्फ और सिर्फ दर्शन करने आना चाहते हैं वो तो दर्शन करके निकल ही जाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि उनमें से वो लोग जो 1-2 दिन यहाँ रुकना पसंद करेंगे, उनके रुकने के लिए हम कोई इस तरह के इकदाम बनाएं, कोई इस तरह के कोई चीजें बनाएं ताकि वो न सिर्फ यात्री बने, वो टूरिस्ट भी बने। उसमें बॉर्डर टूरिज्म सुचेतगढ़ को लेके वो उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। जम्मू को या जो झील जो मेरी हुकूमत में शुरू हुआ था अब उसको हम मुकम्मल कर रहे हैं। उसके दोनों किनारों पे हम अच्छे वो टूरिज्म के एसेट्स कायम करेंगे ताकि वो इलाका न सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि उसको सही इस्तेमाल किया जा सके। पिलग्रिमेज सर्किट कि वो लोग जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, जो हमारे बाकी और तीर्थ स्थान है वहां पे भी आए। हमारी कोशिश ये है कि जो दर्शन करने के लिए आते हैं उनमें से अगर 15-20% भी दाएं बाएं थोड़ा घूमे तो जम्मू की इकोनॉमी को काफी फायदा होगा, लेकिन ये हम उनको मजबूर नहीं कर सकते। हम सिर्फ वो एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं, हम उनके सामने ये प्रोग्राम रख सकते हैं, बाकी उसमें चलना ना चलना उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन जो हुकूमत के हाथ में है जैसे दरबार मूव, वो फैसला तो हमने लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि उससे जम्मू की इकोनॉमी को थोड़ा फायदा तो पहुंच ही जाएगा। जम्मू में चिंता का माहौल शुरू हो गया है, प्रीपेड मीटर्स लग रहे हैं, यानी कि बिजली प्राइवेट हो रही है। नहीं ना, सॉरी, प्रीपेड मीटर इज नॉट प्राइवेटाइजेशन। Prepaid meter is not privatization. Prepaid meter is only a meter. जब आप अपने प्रीपेड स्मार्टफोन से, प्लीज टेक इट अवे फ्रॉम द स्पीकर, जब आप अपने प्रीपेड स्मार्टफोन से परेशान नहीं होते हो तो आप प्रीपेड बिजली मीटर से परेशान क्यों हो? है तो वही चीज। आप पहले पैसा भरते हो फिर मोबाइल इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल इसी तरह आपके यहां मीटर लगेगा, आप पैसा भरिए और बिजली इस्तेमाल करिए, इसमें परेशान होने की क्या। और मैं माफी चाहता हूं, आपके सवाल से ऐसा लगता है जैसे ये मीटर सिर्फ जम्मू में लग रहे हैं। ये मीटर सब जगह लग रहे हैं। मेरी बहन के घर में गुपकार पे इसी तरह का प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। मेरी आंटी के घर पे बिल्कुल मेरे घर के दूसरे तरफ उनके घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर, वो अपने फोन पे चेक करती हैं कि क्रेडिट बैलेंस कितना है। जब कम होना शुरू हो जाता है वो अपने मीटर में और पैसा चढ़ा देती हैं और बिजली इस्तेमाल कर जाती हैं। अगर मेरे रिश्तेदार ये कर सकते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं है, आम यहाँ बाकी लोगों को इस चीज की परेशानी क्यों? उमर साहब एक नैरेटिव जो है उमर साहब एक नैरेटिव जो है वो जम्मू में सेट होता दिख रहा है जब से आपकी सरकार आई है। ऐसा माना जा रहा है और कहा भी जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि स्टेटहुड के पीछे बाकी कोई काम नहीं हो रहे, इसलिए आपकी सरकार जो है स्टेटहुड दोहराती है बार बार। इससे आप कितनी वाकफियत रखते हैं? मैंने कभी स्टेटहुड के ना होने का बहाना के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया और मैंने आज भी कहीं पे भी आपको ये नहीं कहा कि हमसे कोई काम नहीं हुआ क्योंकि हमें स्टेटहुड नहीं मिला। मैं सिर्फ ये दोहरा रहा हूं कि स्टेटहुड का वादा मरकज की हुकूमत ने किया है, क्या वो वादा पूरा नहीं होना चाहिए? आखिरकार चाहे हमने सीटें जीती या बीजेपी ने सीटें जीती, स्टेटहुड का वादा तो था ना लोगों के साथ। लगभग 90 मेंबर असेंबली में आप मान के चलिए कि 60, 70, 80 के करीब जो है उन्होंने स्टेटहुड का वादा किया है लोगों के साथ। क्या मरकज की हुकूमत को वो वादा पूरा नहीं करना चाहिए? लेकिन मैंने कभी स्टेटहुड को बहाने के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया, ना आगे जाके करूंगा। लास्ट क्वेश्चन है, जिनको बोलना है बोलने दीजिए। देखिए ना, वन सेकंड वेट। कौन बोल रहे हैं? ऑपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन एलयूपी, जिनको डिप्टी सीएम साहब ने बड़ा अच्छा नाम दिया है। डिप्टी सीएम साहब भी
कभी कभी गजब कर देते हैं। मुझे कभी मेरे दिमाग में कभी नहीं आता एलओपी को वो नाम देना, लेकिन अच्छा किया उन्होंने। नाम में ही जवाब है। ऑपोजिशन मतलब के अपोज करना। आप कैसे उम्मीद करोगे कि जिसका काम है ऑपोजिशन करना वो हमारी तारीफ करेगा? उनका सारा कुछ तो उसी में है, टाइटल में। दैट्स व्हाई आई एम अ मिनिस्टर, ही इज द ऑपोजिशन। मेरा काम है काम करना, उसका काम है अपोज करना। वो अपोज करता रहे, मैं काम करता रहूंगा, फर्क इतना ही है। ऑनरेबल सीएम सर, चले, नमस्कार। शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू। अब प्लीज चाय पीजिए पीछे, बहुत बहुत शुक्रिया।